जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कुछ ही दिन रह गए हैं और बजट में अलग अलग सेक्टर के लिए कई ऐलान होंगे और बजट में घोषणाओं के साथ ही इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी का मीटर भी भागेगा। इसलिए हम आपके लिए बजट से पहले ऐसे शेयर लेकर आए हैं जिसमें निवेश कर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इतना ही नहीं, बजट, बाजार और कमाई वाले इस शो में हम आपके बजट में ऐसे शेयर चुनकर लाए हैं जो 100 रुपए से भी कम के भाव हैं, लेकिन शेयर हैं सॉलिड, शानदार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक सत्यव्रतम और चलिए शुरू करते हैं हमारा ये बजट को लेकर खास शो, बढ़िया शेयर बजट में। और इस खास शो में हमारे साथ आपकी कमाई की रणनीति बनाने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरखकर हैं और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन हैं। अविनाश जी और आस्था जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। अविनाश जी, थीम हमने चुना है आज 100 रुपए से कम वाले शेयर, और हम कह रहे हैं कि लोगों के बजट में होने चाहिए, जिनका बजट 100 रुपए से भी कम वाले जो शेयर जाना चाहते हैं। हालांकि ये कोई पैरामीटर तो नहीं है शेयर सिलेक्शन का, भाव को देखकर कोई शेयर सस्ता है या महंगा है ये नहीं बता सकते, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये थीम में चीजें आ जाती है तो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। आप जरा सर ये बताइए कि आपसे भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या जो कहते हैं कि कोई शेयर बता दीजिए जो 1000 रुपए से कम का भाव हो, 500 से कम का भाव हो, ऐसा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अभिषेक, ये होता ही है। मेरे ख्याल से क्या है ना कि रिटेल निवेशकों को सस्ता शेयर ही चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल से आपका थीम काफी इंटरेस्टिंग है। बट मैं एक बात बता दूं कि देखिए, फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस में हम प्राइस को नहीं बट वैल्यू देखते हैं। अगर 100 रुपए का या 200 रुपए का भी शेयर है, लेकिन अगर उसमें पोटेंशियल है, दम है, तो वो और भी बढ़ सकता है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड थीम। बट आई थिंक मेरे ख्याल से हमने जो भी शेयर्स बताए हैं ज्यादातर मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ही है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इसलिए जो भी निवेश के हम आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे आपके व्यूअर्स के लिए, तो उनको थोड़ा सा एक मीडियम टर्म व्यू लेके यहाँ पे काम कर। ठीक है, मीडियम टर्म व्यू लेके काम करना है। भाव 100 रुपए से कम, लेकिन शेयर में है दम, बजट पर है नजर, और ऐसे ढेर सारे आएंगे आपके लिए शेयर। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के माध्यम से 5 शेयर हम जानेंगे। 5 शेयर आस्था जी बताएंगी, 5 शेयर बताएंगे अविनाश जी, और बिल्कुल बजट वाले फ्लेवर में ये बढ़िया शेयर होंगे जहां पर वैल्यूएशन के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से बढ़िया पोटेंशियल देखने को मिलेगा। शुरुआत आस्था जी आपसे करना चाहेंगे। नमस्कार, बताइए आपका पहला शेयर कौन सा है आज बजट में बढ़िया शेयर के तौर पर? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, पहला शेयर जो पसंद आता है वो जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज है। खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बेसिकली जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है और इनका काफी बढ़िया प्रेजेंस है, क्लाइंट बेस काफी सॉलिड है। तकरीबन 14 लाख इनके कस्टमर्स हैं या फिर क्लाइंट्स है, ये बोला जा सकता है। शेयर को पसंद करने के पीछे के कारण है जिस तरह की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है, बेहद शानदार, क्योंकि Q1 ऑफ FY25 के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो एवरेज डेली टर्नओवर में कंपनी ने एक शार्प इजाफा देखा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जो हमारा Q1 ऑफ FY24 था उसमें जो इजाफा हुआ था उससे काफी शार्प इजाफा हमने देखा है Q1 ऑफ FY25 में। इसमें मैं चाहे से कैश मार्केट की बात करूं चाहे से डेरिवेटिव्स मार्केट की बात करूं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर जो अभी एक सेक्टर है वो हमें वैसे भी काफी ल्यूक्रेटिव लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रिटेल का पार्टिसिपेशन इक्विटीज की तरफ काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, सभी ब्रोकरेजेस के लिए ये काफी ज्यादा एक तरह से इंडस्ट्री टेलविंड बना हुआ है, इतना ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन जो हो रहा है। तो खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे रहेगी। इनिशियल टारगेट इसमें 150 का रखा जा सकता है, समय सीमा 1 से 2 महीने रह सकती है। ठीक है, समय सीमा 1 से 2 महीने, इनिशियल टारगेट 150 का। और जियोजीत फाइनेंशियल के बारे में बता दें कि नतीजे इसके अच्छे रहे हैं, और इसके अलावा एक और ख़ास चीज़, AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गए हैं, ये भी एक ट्रिगर है। तो बढ़िया शेयर की शुरुआत हो गई है। 119 रुपये का भाव है, 100 रुपये के आसपास ही है, ज़्यादा ऊपर नहीं है, और लक्ष्य आपको बनेगा इसमें 150 रुपये का। 2 महीने का नज़रिया है आस्था जी का जियोजीत फाइनेंशियल को लेकर।
अविनाश जी, आपका सर फोकस कहाँ है बजट में, और पहला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? अभिषेक, पहला शेयर जो होगा वो बिलो 100 रुपीज सरकारी बैंक है, जो कल कंपनी ने नतीजे डिक्लेयर किए, और कंपनी का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, ये सरकारी बैंक ने पिछले 3 साल में अपना जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया किया है। अगर हम फाइनेंशियल मेट्रिक देखें तो देखिए, पहला क्वार्टर का नंबर प्रॉफिट का 1250 करोड़ आ गया है, जो 46% वाई ग्रोथ है। मैं इनकी प्रेजेंटेशन देख रहा था। एसेट क्वालिटी की बात करें तो नेट एनपीए 0.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, पिछले साल 23% थी, आरओए 1.8% है। सबसे बड़ी बात, एडवांसेस जो रिटेल के लिए जाते हैं, एमएसएमई के लिए जाते हैं, वहां पे 25% का ग्रोथ है। हालांकि ये डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ा सा धीमा हो चुका है, लेकिन हमारा मानना है कि जिस प्रकार का पैसा डिजिटाइजेशन में बैंक ने डाला है, प्लस जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालांकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम मैं 2 महीना नहीं दे सकता हूँ, बट एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स में अगर कोई लेता है तो करीबन 90 रुपए का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। बहुत अच्छी बैंक है, और आई थिंक सरकारी बैंक्स में अगर कुछ बड़े अनाउंसमेंट बजट में आते हैं तो इसका लाभ भी बैंक को मिलना चाहिए। तो ये पहला शेयर रहेगा, इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक है, कैपिटलाइजेशन को लेकर अगर कुछ ऐलान हुआ, मान लीजिए उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इंफ्रा को लेकर भी अगर ऐलान होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो तार जोड़ते हैं वो बैंकों से ही जोड़ते हैं। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर आप नज़र ज़रूर रखिए। 70 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन 6 महीने अगर आप इसको रखेंगे तो 70 वाला शेयर हो जाएगा 90 का, ऐसा भरोसा है अविनाश जी को। बढ़िया है, बैंकिंग का शेयर तो होना ही चाहिए। मतलब अगर आप बजट की तैयारी करें और बैंकिंग ना रखें, ऐसा हो नहीं सकता। आशा जी, हम मान के चल रहे हैं कि आपके भी जो 5 शेयर हैं उसमें से एक बैंकिंग या फाइनेंशियल का होगा ही। फाइनेंशियल तो आपने खैर जियोजित फाइनेंशियल बता दिया। कोई बैंक भी है क्या आपके नज़र में जहां पर निवेश करना चाहिए बजट के लिहाज से? जी बिल्कुल, और मैं अविनाश सर से बिल्कुल यहाँ पे सहमत हूँ। मेरा भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र दूसरा कॉल वो ही था। तो नतीजे बेहद शानदार आए हैं। बाकी सारे पॉजिटिव तो अच्छा, अविनाश सर ने ऑलरेडी बता दिए हैं, लेकिन हमारा टारगेट जो इस काउंटर पे है वो 85 रुपीज का है, और समय सीमा यहाँ पे हमने 2 से 3 महीने रखी है। तो मेरा जो दूसरा कॉल है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे रहेगा। जिस तरह से बढ़िया शानदार नतीजे आ रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कंपनी के या फिर बैंक के फंडामेंटल्स तो खैर अच्छे हैं ही, बाकी पीएसयू बैंक्स में एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिलेगी। मुझे लगता है जो एडवांसेस में ग्रोथ है वो सभी पीएसयू बैंक बहुत बढ़िया दिखाते हुए नजर आएंगे, और मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये मैं ओवरऑल पीएसयू बैंक्स की बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल बैंक ऑफ महाराष्ट्र हमारी तरफ से भी कॉल दिया जा रहा है 85 के लक्ष्य के लिए। 2 से 3 महीने की समय सीमा को ध्यान में रखें। प्रॉफिट में 47% का जंप है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नतीजे जबरदस्त हैं, और इसके चलते देखिए आस्था जी का भी भरोसा है। लेकिन हमारी एक प्लानिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी फेल होती दिख रही है, उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आस्था जी, एक एक्स्ट्रा शेयर आप खोज के रखिए, और ना हो तो हमारी टीम को बढ़ा भी दीजिए, क्योंकि हम तो 10 शेयर बताने वाले हैं, ये तो शेयर 9 हो गए। हालांकि हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर कन्विक्शन डबल जरूर हो गया, क्योंकि एक शेयर को लेकर, एक कंपनी को लेकर 2 दिग्गज एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि यह यहां से अच्छे रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये है आस्था जी के भी रडार पर। अविनाश जी, आपका दूसरा शेयर कौन सा होगा सर? कोई इंफ्रा प्ले है क्या आपके लिस्ट में? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट देखिए अभिषेक, जो कंपनी हमको पसंद है इंफ्रा में वो है पटेल इंजीनियरिंग। देखिए, पटेल इंजीनियरिंग हाइड्रो पावर में स्पेशलाइज करती है, और मुझे याद है ये शेयर 15-16 रुपया हुआ करता था। इसके बाद काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। बट कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है। FY24 के लिए 4,500 करोड़ पे करीबन 290 करोड़ का प्रॉफिट आया है, और हमें लगता है कि इस साल कंपनी और भी अच्छी तरह से ग्रो करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी ने कहा है कि FY25 में वो करीबन 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हासिल करने का पोटेंशियल रखती है। और सबसे बड़ी बात, ये स्पेस में बहुत कम लोग हैं, कम प्लेयर्स है, तो इसका फायदा भी कंपनी को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये भी शॉर्ट टर्म कॉल नहीं रहेगा। थोड़ा सा 6 to 12 मंथ्स का अगर कोई नजरिया लेता है, तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 350 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी, और ट्रैक्शन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि बजट में भी शायद हाइड्रो पावर को लेके बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करे, कंसेशंस करे, तो इसका भी फायदा मिले। तो यहाँ पे 95 का टारगेट प्राइस लेके अगले 6 से 12 महीने में यहाँ पे एक निवेश बन सकता है। ठीक है, पटेल इंजीनियरिंग
₹60 का भाव है। हाल फिलहाल इनके एमडी एंड चेयरमैन की डेथ हुई थी रूपन पटेल की, उसके बाद हमने शेयर में उस दिन गिरावट देखी थी। लेकिन 5,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है पटेल इंजीनियरिंग का और वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं। और जो कुछ ट्रिगर अविनाश सर बता रहे हैं निश्चित तौर पर वो हेल्प करेंगे शेयर को ऊपर जाने के लिए। ₹61 के आसपास का भाव है, ₹95 का लक्ष्य है, अवधि है 6 महीने की पटेल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये हो गया अविनाश जी की तरफ से दूसरा स्टॉक। अब चलेंगे अब आस्था जी के पास। आस्था जी, आपका तीसरा शेयर कौन सा है? टेक्निकली वैसे दूसरा ही होगा क्योंकि एक तो शेयर अविनाश जी के लिस्ट में ऑलरेडी था। बताइए कौन सा शेयर है अगला जहां पर भरोसा करें और जिसका भाव ₹100 से कम या फिर ₹100 के आसपास हो और वहां पर ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत अच्छे हों। देखिए, जो स्टॉक मेरी तरफ से दिया जा रहा है वो ₹100 से कम वाला तो नहीं है, 100 से तो ऊपर ही है, बट भरोसा काफी है। और कंपनी का नाम है निवेली लिग्नाइट। निवेली लिग्नाइट की आप बात करें तो बेसिकली ये जो कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग के अंतर्गत आती है और नवरत्ना कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो माइनिंग तो करती है, साथ में पावर जनरेशन में भी है। पसंद आने के पीछे के कारण है सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो कंपनी ने अपने FY24 के नतीजों में दर्शाई थी, साथ के साथ Q4 ऑफ FY24 में भी दर्शाई थी। दूसरी तरफ अब कंपनी यहाँ पे काफी बड़े-बड़े इनके प्लान्स हैं पावर जनरेशन में, स्पेशली अब ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी बड़े प्लान्स इनके कंपनी के हैं। और मेरे हिसाब से 6 गीगावाट का इनका रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी का भी प्लान है बाय 2030। तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स इनके काफी बड़े हैं पावर को लेके। केपेक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे केपेक्स में भी बहुत शानदार मजबूती यहाँ पे दिखा रही है। लगभग 70,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स भी प्लान किया जा रहा है कंपनी के द्वारा 2030 तक। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे लगता है कि वेल पॉइज्ड है। आगे की जो भी फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है उनको कैटर करने के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। इनिशियल टारगेट 326-330 के रहेंगे और इसमें समय सीमा 1 से 2 महीने रखी जा सकती। ठीक है, निवेली लिग्नाइट NLC इंडिया, ₹100 से कम का भाव तो इसका नहीं है, लेकिन साल भर पहले ये 106 रुपए के आसपास जरूर था और उसने +200 कर लिए हैं अपने भाव में और अब ये हो गया है ₹307 का इसका भाव है। और हाल ही में इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है नए कोल माइन में 12,000 करोड़ रुपए का और उसके बाद हमने देखा कि शेयर ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन यही नहीं थमेगा और चलेगा, और ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ₹326 का टारगेट आपके लिए 2 महीने में ज़रूर बनेगा। एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगी NLC इंडिया के शेयर में, तो ये भी आप अपने लिस्ट में रख के चलिए शेयर। अविनाश सर, आप बताइए सर, नेक्स्ट स्टॉक आपका कौन सा है? आप तो बिल्कुल हमारी थीम को बिल्कुल सही से आपने पकड़ के रखा है ₹100 से कम वाले को। देखिए अभिषेक, अगला शेयर जो है वो एथेनॉल स्टोरी रिलेटेड है और एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनी है और कंपनी का नाम है BCL इंडस्ट्रीज। देखिए ये कंपनी ज्यादातर अपने एडिबल ऑयल और राइस मिलिंग के लिए जाना जाती थी, लेकिन पिछले 2 साल में इन्होंने एथेनॉल में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में इन्होंने अभी एक नई डिस्टिलरी शुरू की है जिसका पूरा इम्पैक्ट आपको FY24-25 में देखने को मिलेगा। पिछले साल की बात करें तो करीबन 2,500 करोड़ पे करीबन 98 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने रिकॉर्ड किया, जो पिछले साल 68 करोड़ था। कंपनी ने अपने प्रेजेंटेशन में अपने कमेंट्री में क्लियरली कहा है कि 14% का मार्जिन वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करेंगे। और एथेनॉल की बात करें तो देखिए क्रूड के प्राइसेस भले ही स्टेबल हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी चाहती है कि कम से कम फॉरेन एक्सचेंज खर्चा हो और इसलिए एथेनॉल का जो परसेंटेज है वो FY25 या 26 तक 20% करने की बात गवर्नमेंट कर रहा है। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एथेनॉल में बन रही है। इनका एथेनॉल प्लांट का जो खासियत है वो कोई भी फीड स्टॉक यूज करके ये बना सकते हैं, मल्टीग्रेन वाला यूनिट है इनका। तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 125 या 150 करोड़ का प्रॉफिट आने की अपेक्षा रहेगी और यहाँ पे आपको करीबन ₹75 का एक रीजनेबल टारगेट प्राइस मिलेगा। और प्लस गवर्नमेंट एथेनॉल को लेके कहीं ना कहीं बजट में भी अनाउंसमेंट कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इसमें शॉर्ट टर्म में भी थोड़ा बहुत एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, बट 6 to 12 मंथ्स में ₹75 का एक फेयर वैल्यू पॉसिबल लग रहा है। ठीक है, BCL इंडस्ट्रीज, इस कंपनी को आज से 6-8 महीने पहले हमने सुना था कि OMC से एथेनॉल के लिए ऑर्डर मिले थे, उसके बाद ये ₹80 के ऊपर भी गया था, ऊपरी तरह से प्रॉफिट टेकिंग आई। लेकिन ये फिर से आपके लिए मौका दे रहा है क्योंकि शुगर को लेकर, एथेनॉल को लेकर
काफ़ी ज़्यादा खबरें भी आती हैं और सरकार भी कम से कम इथेनॉल स्टोरी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। तो 75 रुपये का लक्ष्य आपके लिए बीसीएल इंडस्ट्रीज़ में, अवधि 6 महीने की, और 53 रुपये का भाव चल रहा है फिलहाल। चलिए, ये तो 3 शेयर हो गए हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आस्था जी से भी 2 शेयर जानेंगे, 2 अविनाश जी से शेयर जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए बजट में अभी मौके कहां पर बनेंगे, कौन से शेयर अभी भाव के लिहाज से भी हैं सस्ते। बजट में बढ़िया शेयर आप देख रहे हैं। हमारी ये खास पेशकश, 2 एक्सपर्ट हमारे साथ तैयार हैं, अविनाश गोरक्षकर और इसके अलावा आस्था जैन, और हम उनसे शेयर जान चुके हैं 3 ब्रेक से पहले। अविनाश जी, आपके पास आएंगे। सर, निश्चित तौर पर बजट में जो सरकार का हम मान के चलने की जो फोकस होगा, रेल पर, रोड पर, पोर्ट पर, एयरपोर्ट पर विशेष ध्यान निश्चित तौर पर रहने वाला है और यहाँ पर खर्च करने में सरकार कोताही करेगी नहीं। आपको क्या लग रहा है सर कि इस थीम को ध्यान में रखते हुए कोई एक शेयर जो अभी भी प्राइस के लिहाज से ठीक है और जहां पर ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, वो कौन सा होगा? अभिषेक, यहाँ पे जो कंपनी हमको इंटरेस्टिंग लगती है और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, वो जीएमआर एयरपोर्ट्स रहेगा। देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत है कि वो जिस बिजनेस में है उस बिजनेस को कॉम्पिटिटिव पॉजिटिव्स बहुत है। बहुत आसान नहीं है एयरपोर्ट्स का बिजनेस को मैनेज करना। और मैं FY24 के नंबर देख रहा था तो करीबन 8,500 करोड़ पे इन्होंने ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का ऑपरेटिंग एबिटा बनाया। हालांकि ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, लेकिन लॉसेस काफी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके हैं। तो ये शेयर चौड़ा चल तो चुका है, लेकिन अगर किसी को इस थीम को प्ले करना है तो मेरे ख्याल से अगले साल का नजरिया कोई लेता है या थोड़ा सा लंबा निवेश करता है तो इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम है। प्लस जो एयरपोर्ट्स इनके पास है, हैदराबाद, उसके बाद दिल्ली और गोवा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है। इंटरनेशनली भी इनके पास काफी एयरपोर्ट्स है। प्लस ये अभी कर्जा कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी 35,000 करोड़ का कर्जा बैलेंस शीट पे है। काफी नए बिजनेसेस अभी हाल ही में जो अनाउंसमेंट आ गया एमआरओ बिजनेस को लेके, तो हो सकता है कि जेएमआर इसमें भी एंटर करे और इसका फायदा ले। तो मुझे लगता है कि अगर इसका थोड़ा सा अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू रहेगा तो अच्छे भाव मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में 125, 130 ये डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। अगर बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स आते हैं तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म व्यू है, लेकिन लॉन्गर टर्म में इस स्टॉक में काफी अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो सकती है अगर आपके पास पेशेंस और कन्विक्शन। ठीक है, जीएमआर एयरपोर्ट साल भर में ये शेयर डबल से ज्यादा हुआ है। हालांकि अगर आप पिछले 1 महीने से देखेंगे तो 100 रुपए के मुहाने पर जाकर ये खड़ा है, उसको पार भी किया था, लेकिन एक रेंज में घूम रहा है। 6 महीने समय दीजिए। 130 रुपए का लक्ष्य आपके लिए अविनाश जी सुझा रहे हैं। अच्छा, ये कंपनी बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ना थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी कर रही है। अभी एयरपोर्ट आईटी सर्विस देने वाली कंपनी एक है, उसमें 2-3 महीने पहले इन्होंने थोड़ा स्टेक भी लिया था। तो जीएमआर एयरपोर्ट निश्चित तौर पर वेल प्लेस्ड है भाव के लिहाज से भी, और यहाँ से ग्रोथ के लिहाज से भी 6 महीने का टारगेट होगा 130 रुपए का। 100 रुपए से कम वाला एक और बढ़िया शेयर अविनाश जी की तरफ से। आस्था जी, आपका अगला शेयर कौन सा है, कहां कन्विक्शन है आपका? शेयर गेल है। गेल इंडिया को खरीदारी करने की सलाह रहेगी 265 से 270 के लक्ष्य के लिए। जिस तरह से हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, मेनली काम करती है प्रोसेस करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का लिक्विफाइड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कंपनी को पीछे पसंद करने के पीछे के कारण है, सबसे पहले एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। अगर मैं इस कंपनी में स्पेशली बात करूं तो जो इनके गैस मार्केटिंग वॉल्यूम्स हैं, वहां पे हमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आगे जाते हुए मार्जिन्स में एक इजाफा होता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी यहाँ पे रिड्यूस हुई है और दूसरी तरफ कंपनी ने कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस यहाँ पे जो कंपनी के हैं वो बढ़ रहे हैं। तीसरी तरफ देखा जाए तो एक बढ़िया कीपेक्स प्लान कंपनी का प्लान है फॉर FY25, जो कि 11,500 करोड़ के आसपास आता है। तो इन सभी पैमाने पे गेल इंडिया मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा खासा यहाँ से एक अपसाइड दिखा सकती है। तो खरीदारी करने की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। इनिशियल टारगेट 265 से 270 के रहेंगे। ठीक है, गेल गर्मी बहुत अच्छी रही है, 1 साल में ये भी शेयर डबल से ज़्यादा हुआ है। एक समय था कि 100 रुपए के इर्द गिर्द ही शेयर घूमता था, 100 से 125 वाली रेंज में, लेकिन उस रेंज को पार किया तो देखिए अब 225 रुपए के ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। और अगर आप इस साल की बात कर लें, 2024 में तो शेयर करीब 40% चला है, लेकिन अभी यही नहीं रुकेगा। 236 का भाव तो है, 265 के लिए तैयार रहिए।
अवधि आप रखिए इसमें सिर्फ 2 महीने का, उसमें ये हासिल हो जाएगा, यानी कि 10% से ज़्यादा के आपको 2 महीने में रिटर्न दे देगा गेल का शेयर। अविनाश जी, आपका सर आखिरी शेयर कौन सा है, कहाँ भरोसा है बजट के लिहाज से? इनफैक्ट आखिरी शेयर एक ऑटो एंसिलरी है, लेकिन ये छोटी कंपनी है, बट इसका रीजनिंग मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जो ग्रुप है, कंपनी का नाम है मेनन पिस्टन्स, जो पिस्टन और पिस्टन रिंग्स कमर्शियल व्हीकल और हेवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर डीजल इंजन के लिए बनाते हैं। ये ग्रुप करीबन 30-35 साल से ऑटो एंसिलरी बिजनेस में मौजूद है। इनकी दूसरी एक कंपनी है मेनन बेरिंग। मेनन पिस्टन की बात करें तो देखिए ये बिजनेस काफी स्टिकी होता है। एक बार आपको कस्टमर मिलता है तो वो कंटिन्यूअसली एन्युटी बेस्ड आपको बिजनेस देता है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में शायद बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, स्पेसिफिकली इंफ्रा को लेके, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर को लेके। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी बहुत मदद ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स को मिले। प्लस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है, मैं देख रहा था अभिषेक, 200 करोड़ पे इन्होंने करीबन 25 करोड़ का प्रॉफिट किया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 31 करोड़ था। ये कंपनी की खासियत है कि कैश फ्लो बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया, करीबन 20-21 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो बेसिकली क्या है ना, कंपनी अपने फाइनेंशियल्स बहुत टाइटली मैनेज कर रही है। 5 करोड़ की इक्विटी है, कर्जा भी ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर नजरिया 6 से 12 महीना है तो यहाँ पे कंफर्टेबली 20-25%, 105-110 कंफर्टेबली आना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी पसंद है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि इसमें थोड़ा सा हाई रिस्क है, तो वही इन्वेस्टर्स निवेश करें जिनको थोड़ा सा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है। लेकिन डेफिनेटली मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस काफी बढ़िया है, तो थोड़ा निवेश इसमें जरूर एक बन सकता है। ठीक है। मेनन पिस्टन्स, हालांकि ये 55-60 साल पुरानी ये कंपनी है, साइज ज़रूर छोटी है, 500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और उसके चलते थोड़ा सा कॉशन आपको बता रहे हैं अविनाश जी कि थोड़ा सा आपको सावधान रह के इसमें निवेश करना है। लेकिन इसमें ग्रोथ की संभावनाएं हैं। 90 रुपए का भाव है, 6 महीने दीजिए, 105 रुपये आराम से आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन यह है कि हाँ, आप कॉशन इसमें ज़रूर रखिएगा। चलिए, शो को समाप्त करने का समय तो हो गया, लेकिन फटाफट अपने दोनों एक्सपर्ट से जान लेते हैं कोई डिस्क्लोजर्स हैं क्या। अविनाश जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इनफैक्ट अभिषेक, जो भी शेयर्स हमने आपको बताया वो हमारे क्लाइंटों को भी हमने सजेस्ट किए हैं। पर्सनली मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज में नहीं। ठीक है, परफेक्ट। आस्था जी, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर मैम? जो भी स्टॉक्स आज हमने यहाँ पे डिस्कस किए, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो या हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिए गए। ठीक है, बढ़िया। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बजट की थीम में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।